बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखने की कोशिश करिए। कब आया ये? इस साल के ठीक 1 साल पहले क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? ग्लूट4। ये तो क्लास में डिस्कस हो चुका है। कॉनकैना वेलिन ए इज क्या है? पिगमेंट है, लैक्टिन है। चालू है, ठीक है। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, a complete catalytic active enzyme with its bond prosthetic group is called as apoenzyme. Select the correct option. ना, नहीं, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। इस साल ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया। जिस साल आया, किस साल आया? 19। अरे रुको यार, दोनों गलत हैं, सांस लेने दो थोड़ा। पहला पढ़ो, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक। ये तो गलत है, क्योंकि कोएंजाइम टाइटली होता है, लूजली ट्रांजिटली। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज, नहीं, पूरा एंजाइम क्या कहलाता है? होलो एंजाइम। तो टोटल एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम, उसका प्रोटीन पार्ट। तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो तो मेरे को दोनों गलत लग रहे हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों गलत लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आगे आओ। राम, कौन सा? ये अजीब ही क्वेश्चन था। उड़ीसा में आया। कहाँ आया? उड़ीसा। उड़ीसा में उस साल बाढ़ आ गई थी, तो पेपर दोबारा आया था। नीट उस साल बाकी लोगों के लिए अलग हुआ था, उड़ीसा के लिए अलग आया था। एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रोटीन। आगे चलो। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम। बताओ ये टाइटली है कि टाइटली? और वो तो बताओ, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली होता है कि लूजली? टाइटली। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड, दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। बताओ, तीनों याद है? yes, तुम देख रहे हो कोफैक्टर से लगातार 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। तो कोफैक्टर 3 प्रकार के पढ़ाए थे। yes, एक का नाम था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ट्रांजिएंट की टाइटली? दूसरा था कोएंजाइम, याद है? टाइटली की ट्रांजिएंट? और तीसरा था मेटल कोफैक्टर। इट डिपेंड कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है और कैसे लीगेंड है। सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड की कोऑर्डिनेट। आगे चलो। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द कार्बोनिल ग्रुप। कौन से ग्रुप? और पॉलीहाइड्रोक्सी इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो बताओ, दो ग्रुप कौन कौन से? कार्बोनिल एंड समझ में नहीं आया? एनसीईआरटी में ढूंढो, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो लोगों ने इसको कहा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ है? क्या ये स्ट्रक्चर में है? यस, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो एक ग्रुप होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरा कार्बोनिल। और कार्बोनिल में या तो होगा एल्डिहाइड या तो होगा कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू एंजाइम? होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम। और क्या एक गलत है? कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर गलत है। गलत है? बताओ, कॉम्प्लेक्स एंजाइम का दूसरा नाम? होलो एंजाइम। 2 पार्ट हैं, एक का नाम एपो एंजाइम और कोफैक्टर। कोफैक्टर कितने प्रकार का? 3। ए भगवान, पिछले 5 सालों से कोफैक्टर से लगातार क्वेश्चन 5 बार आ चुका। 3 सालों से 5 बार आ चुका। इसका मतलब कोफैक्टर वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए आपको। इसका मतलब इससे पता चलता है कि बहुत सही बदकही करने के बावजूद भी कुछ एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इससे पता चलता है कि कोफैक्टर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट।
केवल इन क्वेश्चन को करके पता चलता है कि हमें किस पे फोकस ज्यादा देना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक? प्रोटीन पॉलीमर है? प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड। अच्छा, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। सबके बॉन्ड याद हैं? मजा आ जाएगी बता दोगे तो। लिपिड पॉलीमर, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलता था? 18 to 800 डाल्टन। 18 to 800 डाल्टन होना कहाँ चाहिए था? माइक्रो में। पाया कहाँ गया? आगे चलो। ए नॉन प्रोटेनियस एंजाइम इज, all enzymes are protein except 23 SRR. Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing three-dimensional folding of most protein? Hey, पहले बताओ, पहले 3 डायमेंशन 3D में कौन कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है पेप्टाइड। अब देखते जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दीज आर द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, याद रखना। और कौन से हैं? ईस्टर। कौन से बॉन्ड नहीं होंगे? हाइड्रोफोबिक। प्रोटीन को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई फोबिक बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? थर्ड। आगे चलो, यो का है, बताओ, बता पाओगे? कौन है विथ और कौन है विदाउट? पक्का? अच्छा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कैसे होता है? सबस्ट्रेट का एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट का। तो पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? तो एंडोथर्मिक वाला हटा दो, ये दोनों ए और सी तो हो ही नहीं सकते। अब आए एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कौन है? ए इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इज इन एब्सेंस ऑफ। बताओ ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी, ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन। आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही है? भाई कोई बुला दे उनको। आगे चलो। ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, इधर मत देखो, अपने बारे में सोचो। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड 3। पहले पॉइंट पर मोनोग्लिसराइड, कोई गया बाहर? नहीं गया। क्या बात है यार। थ्री ग्लिसरॉल नहीं होगा, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। कौन सा ऑप्शन? 4th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यूरेसिल इज अ pyrimidine, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, सेल्लोज इज अ पॉलीसेक्राइड। कौन रॉन्ग है? सेकंड रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। ग्लाइसिन सल्फर नहीं होता। सल्फर किन में होता है? सिस्टीन एंड मिथियोन। कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं। मैं थोड़ा आवाज बढ़ाओ यार, सही से आवाज नहीं आ रही। इसे जल्दी खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। द काइटिन किसका? NAG। काइटिन इज अ मोनोमर और पॉलीमर? होमोपॉलीमर के हेट्रो? किसका बना है? नाग। व्हाट इज नाग? सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल डज हैव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? न्यूक्लिक एसिड ना, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, यही होगा। आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आवाज सही है? अब सही है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द, ये थोड़ी देर बाद आवाज करने लगेगा वैसा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये क्वेश्चन था बेटा केएम वैल्यू से, जो मैं कह रहा था केएम वैल्यू के डायग्राम से नहीं आए, थ्योरी से आए। और जो लोग इसको समझ पाएंगे प्लीज बताएंगे। द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सही की गलत? हाँ, आगे द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीजेस द केएम ऑफ द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। Decreases के increases? A competitive inhibitor react reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor। सही है? और अगर हमने उसे सही ढंग से पढ़ा नहीं होता तो हमें मालूम नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव कैसा होता है, रिवर्सिबल। कैसे रिवर्सिबल होगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन घटाने पर कि बढ़ाने पर, और तब बेटा एफिनिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में एफिनिटी बोली जाती है, इनहिबिटर के रेस्पेक्ट में नहीं। आप गलत जवाब देने लगते हैं, सोचने गलत लगते हैं। जो एफिनिटी शब्द था वो इनहिबिटर के लिए था या सबस्ट्रेट के लिए? तो जब भी मैं एफिनिटी बोलूं, आप किसके लिए बोलेंगे? सबस्ट्रेट। तो बताओ सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी कंपटीशन में बढ़ेगी कि कम हो जाएगा? केएम बढ़ जाएगा। ये मैंने कल पूरा टाइम यही लगाकर पढ़ाने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आए हैं जबकि डायग्राम में केएम लिखा है और केएम की थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। पढ़े होंगे तो क्या आपको केएम की थ्योरी मिली थी? लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए क्योंकि डायग्राम में बना हुआ क्वेश्चन मान लिया जाता है कि वो आपको पढ़ाएगा आपका टीचर। तो आपको केएम की वैल्यू याद होगी। व्हाट इज केएम राजन? ऐसा दुखी काहे बैठे हो? व्हाट इज केएम? खड़े हो। क्या डेफिनेशन होती है? हमने कहा था कि मैं दुनिया का हैप्पीएस्ट टीचर होऊंगा अगर मेरा बच्चा केएम को केवल इतना बोल दे। कितना? केएम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विथ येलो जैकेट। यस, व्हाट इज सबस्ट्रेट? व्हाट इज केएम वैल्यू? हाँ? और उसके बाद भी बात कर रहा हूं, एक मौका मिल रहा कि समझ सको। उधार की जिंदगी लेकर के बैठे हो, तुम्हारे बदले कोई और पढ़ने आएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो केएम वैल्यू वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पर